नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इंदौर संभाग के IG हरिनारायण चारी मिश्र जी। हरिनारायण जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिनारायण जी, जिस प्रकार से पिछले एक वर्ष में सामान्यतः पुलिस का जो मूल कार्य होता है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, लेकिन कोरोना काल में पुलिस के ऊपर कुछ ऐसी भी जवाबदेही आई, कुछ ऐसी जिम्मेदारियां भी आई जो सोशल पुलिसिंग की जो कवायद आप करते थे कि पुलिस समाज का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत सारी कवायदें आप करते थे, तो उसके प्रैक्टिकल मॉड्यूल आपको इस बार करने पड़े। तो क्या मूलभूत अंतर रहा सामान्य पुलिसिंग में और कोरोना काल की पुलिसिंग में? यह सही बात है कि पुलिस की जो मूलभूत जिम्मेदारी है कि एक अच्छी कानून व्यवस्था बरकरार रहे, अपराधों पर नियंत्रण रहे, लेकिन पुलिस की एक अगर सामाजिक चेतना की बात करें, एक सामाजिक जिम्मेदारी की बात करें, तो पुलिस उससे बिल्कुल अलग नहीं रह सकती, क्योंकि पुलिस भी समाज का अभिन्न हिस्सा है और जो भी उतार चढ़ाव समाज में होते हैं पुलिस उससे अप्रभावित नहीं रहती। इसलिए भी चीज आपने देखा होगा तो पहले भी पुलिस ने यहाँ पर बुजुर्गों के लिए आलम्बन जैसी योजनाएं शुरू की थी, यहाँ पे एंटी सुसाइड हेल्पलाइन संजीवनी जैसी योजनाएं शुरू की थी, जिससे बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हुए थे। उसी कड़ी में पुलिस की इस प्रक्रिया में और ज्यादा जब गति मिली, जब इस तरह की अपेक्षाएं पुलिस से बढ़ी, क्योंकि कोरोना का जो समय था, कोरोना का मुक्ता का जो वक्त था, उस दौरान अगर हम पूरे देखेंगे तो हम जितने भी लोग हैं सभी के जीवन का सबसे कठिन चुनौतीपूर्ण दौर रहा है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, अगर आपने पढ़ा होगा कि कोई एक व्यक्ति जो कि विदेशों में है, उसके माँ बाप यहाँ घर में अकेले फंसे हुए हैं, वो इस तरह से अक्षम हो गए हैं, बोल नहीं सकते, हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, उन्हें अचानक पुलिस का नंबर याद आया, पुलिस ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस की एक सामाजिक जिम्मेदारी है कि वो उनको पहुंचाए और पुलिस ने पहुंचाया। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिसमें पुलिस ने लोगों को, ऐसे बुजुर्ग लोगों को घरों से निकाल करके अस्पताल तक पहुंचाया, उनका इलाज कराया, ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचाए, लोगों को दी, लोगों को दवाइयां घरों तक पहुंचाई। तो यह पुलिस का एक मानवीय पहलू था और पुलिस ने इसके साथ साथ उन चीजों को भी कायम रखा जो कि कानून व्यवस्था के लिए जरूरी थी। अगर कहीं लंबी लाइनें हैं वो नियोजित रहें, कहीं किसी तरह की कोई भीड़ भाड़ ना हो, दवाइयों का सही ढंग से वितरण हो। हम देखते हैं कि कोई दवाइयों की कालाबाजारी ना करे। हम जानते हैं कि इस तरह के सबसे बड़ा रैकेट रेमडेसिविर का भी इसी जून में इंदौर में पुलिस ने भंडाफोड़ किया, जिसमें एक बड़े रैकेट के जुड़े हुए सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया, सभी लोगों का NSA हुआ, उसको फास्ट ट्रायल में लिया गया है। तो इस तरह से पुलिस ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, मुख्य तौर पर अपराधों के नियंत्रण के मुद्दे पर, इससे जुड़े हुए हर कालाबाजारी को पूरी तरीके से खत्म करने के मुद्दे पर बड़ा ही सख्त रुख अपनाया, लेकिन इसके साथ साथ अपना एक मानवीय और संवेदनशील चेहरा बरकरार रखा, जिसके अंतर्गत व्यक्ति अगर पीड़ा में भरकर अगर किसी तरह की सहायता की उम्मीद पुलिस से करता है तो हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। पुलिस पूरी तरीके से आगे आकर के उसके जो भी आपातकाल है, जिस भी चुनौती का दौर है, उसके जीवन को सुगम बनाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए पूरी तरह से प्राण से सामने नजर आएगी। जैसा आपने कहा कि पुलिस ने संवेदनशीलता का परिचय दिया, पहले की तरह कहा आपने, लेकिन मैंने जो महसूस किया वो इस समय वो लार्जर देन ड्यूटी था। जब आप ये सब ऐप वगैरह लेके आए तब लोगों के पास ऐसा बहुत संकट नहीं था कि बीमारी, इस महामारी के दौर में लोगों ने पुलिस वालों को सब्जी पहुंचाते हुए देखा, पुलिस वालों को गैस सिलेंडर की व्यवस्था कराते हुए देखा, दूध का वितरण कराते हुए देखा, कोई बुजुर्ग है तो उसको अस्पताल पहुंचाते हुए देखा, दवाइयां पहुंचाते हुए देखा। मतलब पुलिस ने हर वो काम किया जो एक परिवार का सदस्य करता है। तो सामुदायिक पुलिसिंग की दिशा में बहुत प्रयास होते हैं कि पुलिस को समाज का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन इस बार वो हिस्सा इन कार्यों से स्वतः बन गई और जितनी पुष्प वर्षा इस दौरान पुलिस वालों पे हुई, हालांकि कहीं कहीं पत्थर भी चले पुलिस वालों के ऊपर, लेकिन वो अपवाद। तो लार्जर देन ड्यूटी की छवि हुई और जगह जगह उनका सम्मान हुआ। इसका कोई फीडबैक आपने लिया कि इससे पुलिस वालों के मनोबल पे क्या असर हुआ? एक कहा जाता है, कहावत है कि किसी भी व्यक्ति का या संस्था का आकलन करना हो तो उसका आकलन आपातकाल में होता है।
उस व्यक्ति या संस्था की सबसे ज्यादा अच्छाइयां या उस व्यक्ति या संस्था की सबसे ज्यादा बुराइयां, दोनों उस आपातकाल की स्थिति में सबसे ज्यादा उभर के सामने आती हैं। तो एक संस्था के रूप में हम देखें तो मुख्य तौर पे पुलिस ने इसमें एक लोगों के भला करने के लिए, उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए, उनकी उस त्रासदीपूर्ण आपदापूर्ण उस काल में उनके मदद करने के लिए जो भी संभव था पुलिस ने कोशिश की। कोरोना के बाद एक पूरे देश में सर्वे हुआ था, एक पत्रिका ने सर्वे कराया था और उसमें पुलिस के प्रति लोगों के दृष्टिकोण की बात थी। तो उसमें माना गया कि पिछले 50 सालों में सबसे ज्यादा पुलिस के प्रति जो लोगों का विश्वास बढ़ने का भाव था वो कोरोना के बाद था। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो इस तरह की ये स्थिति इसलिए थी कि पुलिस ने उसमें उन परिस्थितियों में काम किया जो कि सबसे ज्यादा कठिन थी। अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर हम कोरोना के समय में जिन्होंने प्राणों की आहुति दी बात करें तो सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी थे। लगभग स्वास्थ्य कर्मियों से दुगुना इनकी संख्या थी और बड़ी संख्या में इन्होंने अपने कर्तव्य की बलि विधि पर अपना आहुति दी। तो इस तरह के चीजों से कि अपनी परवाह न करते हुए इस तरह कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर अपनी व्यवसायिक जिम्मेदारी के साथ साथ इस सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभाना, अपने व्यवसायिक जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाना, इस कारणों से पुलिस के प्रति निश्चित तौर पे एक सकारात्मक धारणा, एक बहुत ही सम्मान की भावना विकसित हुई और इसे हर पुलिसकर्मी ने महसूस भी किया। जो अलग अलग आयोजनों के माध्यम से लोगों के जो रिस्पॉन्स थे, साथ ही लोगों के जो रिएक्शन थे, उसके माध्यम से जगह जगह समय समय पर ये भावनाएं प्रकट भी हुई। जैसा कि आपने कहा कि चूंकि स्वास्थ्य कर्मियों को इस बात का अंदाजा रहता है कि बीमारी की भयावहता क्या है, महामारी की भयावहता क्या है, और चूंकि वो चिकित्सा के क्षेत्र में है तो उनको उनके प्रोटोकॉल्स, उनकी सावधानियों से भी भली भांति परिचित होते हैं। पुलिस कई बार संसाधन ही नहीं है, किसी को रोक रही है रोड पे निकलने से। जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन लागू कराने की जवाबदेही पुलिस की, तो पता चल रहा है जिनको रोक रही है वो संक्रमित हैं तो उनको अस्पताल भर्ती करा रही है, क्वारंटीन सेंटर ले जा रही है। बहुत क्लोज कम्युनिकेशन रहा संक्रमित लोगों से पुलिस का। और संसाधनों में कहीं ना कहीं चिकित्सा कर्मियों की अपेक्षा पुलिस के पास डेफिनेटली संसाधन कम थे। ड्यूटी भी उनकी ऐसी क्षेत्रों में थी कि चिकित्सा कर्मियों का एक क्षेत्र निर्धारित है लेकिन पुलिस का कोई निर्धारित नहीं है। कभी क्वारंटीन सेंटर में है तो कभी चौराहों पर है, कभी कंटेनमेंट जोन में है। तो ऐसे समय में एक पीयर प्रेशर तो लगातार, मौतों के आंकड़े जिस प्रकार से मीडिया में आ रहे थे और फिर उन्हीं लोगों के बीच में होना और उतना दक्ष नहीं होना। चिकित्सक तो बीमारों के बीच में होता है लेकिन पुलिस पहली बार अपराधियों से इतर बीमारों के बीच में रही, तो एक पीयर प्रेशर तो सर दिमाग में रहा होगा अमले के। तो बतौर मुखिया वार्तालाप में कैसे उनका मनोबल बढ़ाया गया कि कैसे इसको हैंडल करें? अगर हम शुरुआती दौर की बात करें, पिछले साल जब इस तरह की आपदा ने जब यहाँ पे दस्तक दी, दहशत ने दस्तक दी कह सकते हैं, तो जिस तरीके से एक चुनौती शुरुआती दौर में इस बीमारी के बारे में बहुत ज्ञान नहीं था, इसलिए बहुत सारे पुलिसकर्मी शुरुआती दौर में ऐसे बीमार पड़े जो कि नॉर्मल ट्रैफिक चेकिंग में ब्रेथ एनालाइजर को चेक कर रहे थे। लोग जो जा रहे हैं शराब की ब्रेथ एनालाइजर की चेकिंग कर रहे हैं। बाद में पता चला कि ब्रेथ एनालाइजर से इस समस्या की जो प्रवृत्ति और इसकी गंभीरता को शायद वो नहीं समझ पाए। फिर इन चीजों के बारे में उन्हें सेंसिटाइज किया गया, उन्हें इसके प्रति जानकारी दी गई। तो शुरुआती दौर में तो इस बात की जानकारी के कारण बहुत सारे ऐसे जवान प्रभावित हुए जिन्हें इस बात का पता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब इसके प्रति संवेदनशीलता बढ़ी, जागरूकता बढ़ी, तब यह अनिवार्य किया गया कि हर थाने में प्रतिदिन ऑक्सीजन लेवल हर जवान का चेक किया जाएगा, हर थाने में उसका टेम्परेचर चेक किया जाएगा। रजिस्टर्ड मेंटेनेंस थे जो गणना के बाद सबका चेक करके लिखा जाता था कि किसका टेम्परेचर बढ़ा, ताकि ध्यान फोकस किया जाए, प्रारंभिक दौर में इलाज हो जाए ताकि बीमारी बढ़ने न पाए। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने लगातार इनको सेंसिटाइज भी किया। बहुत सारे जवान जो घर पे रहना जिनका ठीक नहीं था, उनको बहुत सारे आ गए बाहर धर्मशालाओं, स्कूलों और बहुत सारे जगहों पे व्यवस्था की गई वैकल्पिक, ताकि उनके घर के लोग महफूज रहें। तो पहली बार इस चुनौती का दौर ज्यादा था, इसकी समस्या की जो गहनता थी ज्यादा थी। दूसरे दौर में चूंकि टीका आ गया था, मुख्य तौर पे एक टीके के कारण एक आत्मविश्वास बढ़ा। केसेज की संख्या इस बार भी थी लेकिन गहनता, प्रभावित होने की गहनता थोड़ी कम थी। जो लोग कोमोर्बिडिटी बहुत सारी बीमारियों से प्रभावित थे
उनके अगर हम छोड़ दें तो बाकी बहुत ज्यादा गंभीर पुलिसकर्मियों की संख्या इस बार कम रही, इसलिए वो बेहतर ढंग से और ज्यादा आत्मविश्वास के साथ काम कर पाए। तो एक दबाव जरूर रहा, चूंकि आसपास का जो वातावरण था, काम करने का दबाव, बेहतर रिजल्ट देने का दबाव, मुख्य तौर पे अपने साथ साथ उनके अंदर ये भी दबाव था कि उनके परिवार के लोग उनके कारण प्रभावित ना हो, इन सारे चीजों के कारण। लेकिन अंततः हमने देखा कि हिम्मत नहीं हारी, पुलिस में एक एक पुलिसकर्मी सड़क पर था, सभी लोगों की छुट्टियां रद्द थी, सभी लोग चौराहों से लेकर के अलग अलग जिस क्षेत्र में जहां पर उनकी ड्यूटी लगाई गई है वहां पे डटे रहे। और अंततः अब चूंकि हम उस समस्या से दूसरी लहर से अब हम किनारे पर आ चुके हैं, इसलिए कह सकते हैं कि अंधेरा घना था, काफी समस्या कठिन थी, लेकिन मान सकते हैं कि ये होने वाली सुबह के पहले का गहरा अंधेरा था और उम्मीद करते हैं कि आने वाली अब इस तरह की समस्या हमारे सामने नहीं आएगी। जैसा आपने कहा कि वैक्सीनेशन से न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा बल्कि जो इन्फेक्शन रेट था वो भी कम हुआ और सीवियर केसेस तो बहुत ही कम हुए। तो वैक्सीनेशन बहुत कारगर है, तमाम सारे रिसर्च में ये स्पष्ट हो गया है। तो अमला 100% वैक्सीनेटेड हो जाए, उनके परिवारों को वैक्सीनेशन मिल जाए, इसके लिए कोई स्पेशल ड्राइव आपने ऑर्गेनाइज की? ये अमला तो कह सकते हैं कि अभी 100% वैक्सीनेटेड हो चुका है। परिवार के लोगों के लिए भी है, परिवार के लोग भी अधिकांश जिलों में वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। उसमें सिर्फ वही लोग बचे हैं जिनके कोई मेडिकल बाध्यता है, या तो डॉक्टर ने उसे मेडिकल रूप से उसे मना किया है, या फिर बीच में कोविड होने के कारण एक निश्चित जो अवधि होती है वो पूरी नहीं हुई है, उन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो 18 वर्ष के ऊपर के जो भी उनके पारिवारिक सदस्य हैं उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया है लगातार कि वो आएं और वैक्सीनेटेड हों। और सिर्फ अगर हम यहाँ की बात छोड़े तो सुदूरवर्ती जो ग्रामीण इलाके हैं, जो दूर के बहुत सारे जो जिले हैं, जो सुदूरवर्ती थानों में जो हमारे जवान हैं, उनके लिए अलग से कैंप भी लगाए गए हैं वहाँ के पुलिस लाइन्स में, सुदूरवर्ती थानों में, जिससे इस तरह की संख्या बढ़ी है, वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या बढ़ी। और हम कह सकते हैं कि अभी जवान और उनके परिवार वाले पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। जी, जिस प्रकार से सर कोविड की तीसरी लहर को लेकर अब जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, तो डेफिनेटली पुलिस का रोल इसमें और प्रभावी होने वाला है। तो प्रशासनिक स्तर पर अब चूंकि उसके विषय में नॉलेज आ चुका है, बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो चुकी हैं, दहशत नहीं है, अब चीजों के विषय में थोड़ी जानकारियां हैं, तो इस बार प्रशासनिक स्तर पर पुलिस की क्या भूमिका है, प्रशासन के साथ क्या तालमेल बनाया है कि तीसरी लहर में पुलिस की अपनी और क्या भूमिका रहने वाली? तीसरी लहर तक अगर ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं तो वो सबसे बड़ा हमारे लिए शील्ड है, एक प्रतिरोधी तंत्र है इससे बचने के लिए। बच्चों के बारे में प्रभावित होने की बात थी, आशंका इसलिए जताई गई थी क्योंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं थे, लेकिन जो प्रारंभिक शोध के जो आंकड़े आए हैं उसमें स्पष्ट है कि बच्चों में इसको लेकर के प्रतिरोधी क्षमता बेहतर है। एक सामान्य जो प्रतिरोधी क्षमता है बच्चों में काफी अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहे हैं अभी तक के जो इन कुछ देशों में इस तरह के जो आंकड़े आए हैं। जी जी। तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं। तो इसलिए उम्मीद की जाती है कि तीसरी लहर तो आएगी, लेकिन लहर इतनी ज्यादा खतरनाक और घातक नहीं होगी, क्योंकि सुरक्षा का स्तर, वैक्सीनेटेड का स्तर, लोगों में जागरूकता, इन सारे मुद्दों को लेकर के देखें तो ठीक होने की प्रवृत्ति और लोगों में जो हर्ड इम्यूनिटी एक बनी है, इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए दूसरे चरण में, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका हर दूसरा तीसरा आदमी जानने वाला प्रभावित ना हुआ हो या इससे संक्रमित ना हुआ हो। लेकिन हमारी जो जागरूकता का स्तर है, हमारे जो अवेयरनेस का लेवल है वो बढ़ा है, हॉस्पिटल्स की संख्या बहुत बढ़ गई है। जब इंदौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3000 बेड्स थे उस समय जबकि पहला चरण शुरू हुआ था। दूसरे चरण तक आते आते ये लगभग 6000 से ज्यादा हो गए थे और अभी तीसरे चरण के लिए 10,000 हॉस्पिटल्स बेड्स की व्यवस्था की जा रही है। बच्चों के लिए अलग से वार्ड्स बन रहे हैं, ऐसे एम्बुलेंस बनाए जा रहे हैं जो कि बच्चों के लिए बन रहे हैं, बच्चों की सुविधाओं के मद्देनजर बन रहे हैं। जो पुलिस लाइन्स में अभी आप दूसरे चरण की बात करें, अभी संभाग के 8 जिले हैं, 8 जगहों पे पुलिस हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं उनके अलग अलग पुलिस लाइन्स में, जहाँ पे कुछ 6 से 7 ऑक्सीजन बेड्स भी हर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। तो उन जगहों पे भी बच्चों के लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है। तो मुख्य तौर पर आने वाली परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस ने निश्चित तौर पर तैयारियां आरंभ कर दी हैं। लोगों को जागरूक करने के स्तर से लेकर के, कार्रवाई के स्तर से लेकर के, समझाने के स्तर से लेकर के हर स्तर पे पुलिस ने कुछ न कुछ पहल की है। हर वहाँ पे जागरूकता का उसका असर भी पड़ा है और हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस की
एक सकारात्मक जो पहल रहेगी वो तो निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में भी वैसी ही रहेगी, उतनी ही रहेगी। लेकिन साथ साथ पुलिस को पुलिस की इस सकारात्मकता का असर निश्चित तौर पे आने वाली इस जो विभीषिका की हम उम्मीद कर रहे हैं उस पर निश्चित तौर पे रहेगा। पुलिस की एक नजर रहेगी और तैयारी का असर रहेगा उस पर। जिस प्रकार से दूसरा दौर बहुत ही ज्यादा भयावह था, उसकी भयावहता पूरे देश ने देखी है। वैश्विक स्तर पर जहां भी दूसरी लहर आई वैसी ही भयावहता थी। भयावहता के चरम पर या इसके पीक की बात करें तो मैं एक ऐसा समय जरूर जानना चाहूंगा सर, जब प्रबंधन और नियंत्रण क्षमता दोनों में कहीं ना कहीं एक संघर्ष होने लगा कि अब अगर इससे ज्यादा होगा तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। ऐसा तनाव का कोई क्षण इस बीच में आया जहां रेमडेसिविर की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, मरीजों को भर्ती कराने की बात हो, पुलिस हर जगह इन्वॉल्व थी? अगर उस तरह से नहीं, लेकिन अगर इसको देखें कि सबसे कठिन समय कौन सा चुनौती का था जी, तो अगर हम मानेंगे तो मान सकते हैं कि जो 20 अप्रैल के बाद से 5 मई तक का जो समय था, यानी कि जो 15 दिन थे 20 अप्रैल के बाद के और 5 मई के, वो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे। उस दौरान हम लोगों ने देखा कि लोगों को किस तरीके से दवाइयों को लेकर के जिस तरह की अफरा तफरी मची, इसमें कुछ ऐसे गैंग्स आ गए जो नकली दवाइयां भी बेच रहे थे, तरह तरह के भ्रम का वातावरण फैल रहा था। लोगों में कई बार इसको लेकर के असुरक्षा आ रही थी, जिसके कारण कम बीमारी में भी लोग हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे थे, जिससे हॉस्पिटल पर दबाव बढ़ रहा था। कई बार हॉस्पिटल्स के वेंटिलेटर और कई चीजें उस हद तक जो एक्सपेक्टेशन था, जो जितनी लोगों की जरूरतें थी उसके अनुरूप कई बार सक्षम साबित नहीं हो पा रहे थे। तो इन सारे मुद्दों पर एक चुनौती का दौर रहा, लेकिन धीरे धीरे लोगों के धैर्य, लगातार पुलिस ने भी उसमें व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए, जैसा कि बहुत सारे इस तरह के जो कालाबाजारी कर रहे थे, जो मुख्तलिफ नकली दवाइयां बना रहे थे, ऐसे लोगों पे, ऐसे 50 लोगों पे कड़ी कार्रवाइयां की गई, NFA की कार्रवाइयां की गई। पुलिस ने अपने सूचना तंत्र को सक्रिय किया ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। हॉस्पिटल्स के साथ उसमें बैठक ली गई, लगातार उनके साथ इंटरेक्ट किया गया। तो इन सारी चीजों पर वो एक निश्चित तौर पे कठिन दौर था, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि उसमें कठिन के दौर में किसी ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया। हम कह सकते हैं कि उस कठिन के दौर में हर जवान ने, हर व्यक्ति ने, जो कि जिसे उम्मीद की जाती थी, अपना एक बेहतर ढंग से जो अधिकतम मेहनत हो सकता है किया। और आप सोच सकते हैं कि ऐसी स्थिति में जैसा कि एक ऐसे फोन आपके पास आते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई महिला फोन करे कि अब 1 घंटे का ऑक्सीजन बचा है, उसके बाद हमारी डेथ हो जाएगी, हम नहीं बचेंगे। और फिर आपके पास तत्काल उस दौर में एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आप ऑक्सीजन की सिलेंडर उसके यहाँ भिजवाएं, अन्यथा वरना उसकी स्थिति, उसकी फोन, उसकी जो मनोदशा है, उसे लगता है कि शायद वो ना बच पाए। और इस भाग दौड़ में एक पुलिस का सिस्टम एक्टिव होता है और फिर तत्काल उसको 1 घंटे के अंदर पहुंचा जाता है। और उसमें वो 10-10 मिनट पर ये बताते जा रही है कि और 50 मिनट मेरी जिंदगी बची है, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। तो इस तरह की स्थितियां भी कई बार हुई, जो कि जिसने आपका रिस्पॉन्स टाइम, आपके तमाम चीजों की एक कड़ी परीक्षा रखी। लेकिन सभी लोगों ने, जो भी हम मेडिकल सर्विसेज को भी बोलेंगे, जो स्वास्थ्यकर्मी थे, जो हमारा पूरा सिस्टम था, जो पुलिसकर्मी था, सभी लोगों ने उसमें बेहतर ढंग से कोशिश की। उनके पास जो क्षमता थी, उन्होंने धैर्य नहीं खोया। कई बार कुछ इक्का दुक्का ऐसी भी घटनाएं हुई जिससे थोड़ी अप्रिय थी, लेकिन सबके बावजूद अगर हम पूरा आकलन करें तो मानेंगे कि उस विपरीत काल में भी, उस कठिन चुनौती के दौर में भी हर संस्था ने कोशिश की कि बेहतर ढंग से हम काम कर सकें और अपना बेहतर ढंग से लोगों की रक्षा के लिए, लोगों को बचाने में जो योगदान हो सकता है करें। और उसमें पुलिस ने निश्चित तौर पर एक सकारात्मक भूमिका निभाई। सरकार और प्रशासन का इस दौर में एक बड़ा अद्भुत तालमेल देखने को मिला। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बड़ी एक बारीक सी लाइन है, सोच और एग्जीक्यूशन। सोच और उसको कार्य के परिणति के तौर पर तो प्रशासन को ही करना है। तो प्रदेश के मुखिया, उन्होंने एक पूरा बार रूम डेवलप किया। उन्होंने लगभग मुख्यमंत्री महोदय ने जो जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का एक कॉन्सेप्ट लाए, पूरे देश में उसको सराहा गया, एडॉप्ट किया गया। लेकिन उन्होंने लगभग इस दौर में संभाग आयुक्त से, संभाग के IG से, जिलों के कलेक्टर से, SP से रूटीन में बात की। तो जब सरकार को नीचे से फीडबैक आप विद इन
टाइम दे सकते हैं, विद इन अ मिनट दे सकते हैं, तब चीजों की सुगमता और उपलब्धता और सहज हो जाती है। तो जो सरकार के साथ जो तालमेल था प्रशासन का इस महामारी के दौर में, उस पर जरूर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। उससे कितनी आपको सुविधा हुई कि जब लगातार आपकी बात हो रही थी वहां? यह बड़ा ही एक अभिनव प्रयोग था। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरीके से, आप देखेंगे, स्थानीय तौर पर एजेंसियों को छूट दिया, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे उनके साथ एक संवाद कायम किया गया, जो क्राइसिस मैनेजमेंट के जो ग्रुप्स थे उसमें स्थानीय स्तर तक के, पंचायत स्तर तक के व्यक्ति अगर समस्याओं के अनुरूप कई स्तरों पर निर्णय लेने के लिए, अपनी बात को, अपने मंतव्य को, अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र थे, उससे एक काफी एक छूट मिली इस बात की कि हम अपने स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवस्था को दुरुस्त कर सकते हैं और व्यवस्था को ढाल सकते हैं। क्योंकि हर जगह समस्या का स्वरूप अलग था, हर जगह समस्या की गहनता अलग थी, उसमें अंतर था, संसाधनों की कमी बेसी थी, सब जगह एक जैसे संसाधन नहीं थे। इसलिए संसाधनों की अनुरूप, चुनौती के अनुरूप ढालने के लिए यह जो संवाद रहा, ये लगातार जिस तरीके से संवाद के साथ साथ जो इसमें एक जो फीडबैक सिस्टम रहा, जिसमें जमीनी स्तर पर क्या घटित हो रहा है, यह सबसे जो जमीन के अंतिम व्यक्ति की आवाज सबसे ऊपर तक पहुंच रही थी, इसने इस प्रक्रिया को मजबूत करने में सारे इस तरह के जो सुधारात्मक, जो लगातार नई नई योजनाएं, नए नए जो प्रावधान लागू हो रहे थे, उनको एक जनोपयोगी बनाने में, जनोन्मुखी बनाने में काफी योगदान दिया। और तेजी से नियंत्रण करने में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश वह राज्य था जो चुनौती के दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ शुरुआती दौर में, लेकिन सबसे जल्दी भी उबरा इस परिस्थिति से, उसमें सबसे तेजी से उबरने वाले राज्यों में रहा। और इसका सबसे एक बड़े कारणों में से रहा कि इस तरह से जो संवाद और संवाद के फीडबैक के आधार पर जो तत्काल परिस्थितियों के अनुरूप जो निर्णय लिए गए, मुझे लगता है कि वो काफी इसके लिए प्रभावी थे और काफी उसका असर रहा। इन सब कोविड के दौर से इतर, अब मैं अगर सामान्य अपराधों की रोकथाम की बात करूं तो आपने एक नई पद्धति को ईजाद किया, मतलब उसको मैं अगर बुलडोजर मैकेनिज्म कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और फिर उसको लेके चाहे साउथ के बहुत सारे राज्य हों, उत्तर प्रदेश हो, कि जैसे एक शब्द जिसका अर्थ पहले समझ में नहीं आता था, कि सामान्य भाषणों में तो मैंने सुना था कि हम अपराधियों को जमीन दोज कर देंगे, उनको नेस्त नाबूद कर देंगे, लेकिन अब वो प्रैक्टिकली दिख रहा है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं जिला प्रशासन से, निगम प्रशासन से एक तालमेल तो बनाना पड़ेगा कि क्या अवैध है, क्या अतिक्रमण है। तो पुलिस ने एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट लाया कि अगर अपराधी है, और वो तमाम अपराधियों को इंदौर ने जमीन दोज किया, हाल में ही किया है। मतलब पुलिस के जवानों के साथ, पुलिस के शस्त्रों के साथ, मतलब राइफल, इंसास के साथ अब पुलिस में जेसीबी और बुलडोजर भी शामिल हो गए। ये इसके पीछे की क्या सोच रही? इस बहुत कारगर रहा ये फैक्टर कहीं ना कहीं। सामान्य तौर पर अगर हम व्यवहारिक स्तर पर देखें तो जब कोई अपराधी उभरना शुरू करता है तो सबसे पहले कानूनी अतिक्रमण के साथ साथ लोगों पर धौफ जमाने के लिए वो इस तरह के साधनों का प्रयोग करता है। वह आसपास के जमीनों का अतिक्रमण करता है, वह कानूनों को तोड़ना शुरू करता है, लोगों पर यह दिखाने के लिए कि मैं कानून से ऊपर हूं या कानून मेरा कुछ नहीं कर सकता, इस तरह के कुछ प्रतीकात्मक चीजों को जरूर वो आसपास में लागू करता है। कानून इन चीजों की इजाजत नहीं देता, इसलिए निश्चित तौर पर बाहरी तौर पर ऐसी चीजें उसके आसपास घटित हो रही होती हैं और उसका वो एक अभिन्न हिस्सा होता है। पुलिस ने जब कार्रवाई शुरू की तो पाया कि बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं, जब पिछले वर्षों में इसका जब शुरू की गई तो पाया गया कि उन्होंने अपराध को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है और उससे होने वाली आय को अपने जीवन स्रोत के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए अगर उन पर वैधानिक कार्रवाई भी जो हो रही है वो उनके आर्थिक कमर टूटने के बगैर अधूरी लगी। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि पूरी तरीके से ये प्रक्रिया पुलिस कानूनी दायरे में करती, और दूसरा कई ऐसे इसमें प्रावधान थे जो सिर्फ पुलिस के माध्यम से संभव नहीं थे। इसलिए पुलिस की एक सशक्त एक टीम ने बाकी जो सहयोगी हैं, जैसे कि नगर निगम की टीम है, राजस्व की टीम है, एक मजबूत टीम थी, सबके सहयोग से एक प्रक्रिया का हिस्सा बनाया गया कि उनके इस तरह के संपत्तियों का भी आकलन होगा, उनका भी परीक्षण किया जाएगा और उस पर तत्कालिक कार्रवाई होगी। अगर किसी ने कानून को तोड़ा है, किसी ने कानून का अतिक्रमण किया है, तो फिर उसका मूल्यांकन तत्काल होगा, फौरी होगा और उस पर कार्रवाई भी तत्काल तत्परता से सुनिश्चित की जाएगी।
सामान्य तौर पे अतिक्रमण का दौर चलता तो संभव है 10 साल बाद शायद एक सामान्य दायरे में टूटता, लेकिन अगले अगर 24 घंटों में इस तरह के कानूनी दायरे में इस तरह के अपराधियों के अगर अतिक्रमण को तोड़ा जाता है तो जनता में उसका एक काफी सकारात्मक संदेश जाता है, कानून के प्रति आस्था बढ़ती है और आसपास के वह लोग जो देख रहे थे कि एक व्यक्ति अपराध करके अपनी मकानों को ऊंचा करते जा रहा है, उनके मन में भी कानून के प्रति सम्मान पैदा होता है जब इस तरह के लोगों के घरों को वो गिरते हुए देखते हैं। मुख्य तौर पर ये सब जो भी प्रावधान होते हैं एक कानून के एक दायरे में ही होते हैं। इसमें पूरी तरीके से उन्हें नोटिस दिया जाता है, पूरी तरीके से उन्हें कानून के दायरे के सारे नियमों का पालन किया जाता है। बस अंतर यह होता है कि उनके अतिक्रमण की नोटिस को प्राथमिकता पर भेजा जाता है, उसको लागू प्राथमिकता पर कराया जाता है और इसके पीछे आधार होता है उनका आपराधिक अतीत। जी, जिस प्रकार से सर पुलिस की गोली कहीं ना कहीं अपराधी को तो खत्म कर देती है, लेकिन कानून के प्रति भय तो पुलिस की गोली भी पैदा नहीं कर पाते। ये जो नया सिस्टम डेवलप हुआ कि जैसे ही वो जेसीबी की घर घर हुई तो देखा कि अपराधी या उनसे जुड़े हुए लोग त्राहिमाम करते हुए नजर आए, पुलिस को शपथ पत्र देते हुए नजर आए, बाउंड ओवर भरते हुए नजर आए कि वो भविष्य में आपराधिक क्षेत्रों में नहीं रहेंगे, इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त नहीं रहेंगे। तो जो कानून का भय स्थापित करने का जो मुख्य मतलब जो गोली नहीं कर पाई वो इस आइडिया ने कर दिया। तो इसका एक पिछले कई समय से ये चल रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं डेटा जो एनालिसिस हुआ होगा किस हद तक कारगर है? ये बहुत ही ज्यादा प्रभावी रहा, क्योंकि जैसा कि आपने कहा बहुत सारे अपराधियों के साथ के लोगों ने इस बात के भी शपथ पत्र दिए कि वो बेटे से उनका संबंध नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोगों ने दिया। शायद उनके पीछे उनकी मंशा यह रही होगी कि आने वाले दिनों में जब अतिक्रमण पे कुछ नजर हो तो इस पे पुलिस सोचे कि इनसे इनका रिश्ता नहीं है। कई लोगों ने जमानतें नहीं कराई ऐसे अपराधियों की, क्योंकि उनको लगा कि अगर जमानत कराएंगे तो शायद मतलब पुलिस कहीं ऐसा ना हो कि हम पे नजर रखे। लेकिन समान तौर पे पुलिस का एकमात्र उद्देश्य, पुलिस किसी राग द्वेष से काम नहीं करती है, पुलिस का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज में अपराधियों का खात्मा करना, अपराधियों के प्रति कठोरता से काम करना, उसका न्यूनतम स्तर तक लाना। पूरी तरह अपराध विलोपित हो जाए एक तो आदर्श स्थिति हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से नहीं, लेकिन इसको न्यूनतम स्तर पर लाना, अपराधियों में खौफ पैदा करना, कानून का खौफ पैदा करना, इन चीजों में पुलिस जरूर सफल रही, क्योंकि इससे अपराधियों की आर्थिक कमर टूट गई। उनका जो एक उन्होंने आभासी भ्रम बना रखा था, एक आभासी भय पैदा कर रखा था लोगों में, वो पूरी तरह से जमींदाज हो गया। उन्हें लोगों ने घुटनों पर गिड़गिड़ाते हुए देखा ऐसे अपराधियों को। इससे उनके छोटे मोटे गैंग या छोटे मोटे जो उन्होंने एक आसपास के लोगों की एक फौज खड़ा करने की कोशिश की थी, वो सारी चीजें विलुप्त हो गई, वो भाग गए। तो इससे अंततः समाज में अगर हम अपराधों के ग्राफ को देखेंगे, अगर पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से प्रॉपर्टी ऑफेंस कम हुए हैं, जिस तरीके से गंभीर मामलों में कमी आई है, ये इस बात का सबूत है कि अपराधियों में भय हुआ। इस बात को समझने लगे कि अब अपराध जो है लाभ का धंधा नहीं रहा, अब निश्चित तौर पे उन्हें इस कानून के दायरे में रहना होगा, कानून का सम्मान करना होगा, और आम व्यक्ति की भी निश्चित तौर पे एक जो व्यक्ति जो कानून के प्रति आस्था रखता है, सम्मान करता है, उसकी भी आस्था और ज्यादा दृढ़तर हुई। तो नियत गर साफ हो अपनी तो हर सह साफ होती है, आसमां साफ होता है, जमी भी साफ होती है। थके और टूटते लोगों को यह कहकर तसल्ली दो, स्याह रातों को कटने दो, सुबह तो साफ होती है। तो जो सुबह कभी तो आएगी, वो कहीं ना कहीं वो किरण फूट रही है, वो उजियारा फूट रहा है, वो प्रकाश रश्मियां प्रस्फुटित हो रही हैं, और एकमात्र उद्देश्य कानून का शासन, कानून का परिपालन और कानून की धर्म के अनुसार स्थापना, यही पुलिस का एकमात्र उद्देश्य है। सर, विभिन्न सारे पहलुओं पर जिस अभिनव तरीके से आपने अपने विचार साझा किए, हमें समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मंच के माध्यम से अपनी बातों को कहने का मौका मिला।